लास्ट वीडियो में हमने कैश फ्लो के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करना सीखे थे। आज हम देखेंगे कैश फ्लो के फुल क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करें। और क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले देखें कि पेपर में पार्ट ए आता है, जैसे यहाँ पे आपको पार्ट बी दिख रहा है वैसे पार्ट ए भी आता है। पार्ट ए में क्या होता है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज आता है। और पार्ट बी में दो ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन वन जो होता है हमारी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बुक, पर जो बच्चे पेपर को सबसे लास्ट पेज से करना चालू करते हैं तो ध्यान दें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 34 तक दो बार आते हैं, एक ऑप्शन वन में और एक ऑप्शन सेकंड में जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग होती है। यदि आपने कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पढ़ रखा है तो ही उसे सॉल्व करें, अदरवाइज आपको ऑप्शन वन सॉल्व करना है। देखिए मैं बताता हूँ, पार्ट बी का ऑप्शन सेकंड भी होता है, हमें एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला ही पोर्शन सॉल्व करना चाहिए यदि हमने कंप्यूटराइज अकाउंटिंग नहीं पढ़ रखा है तो। और यदि पढ़ रखा है तो हमें उसे ही सॉल्व करना चाहिए। देखें ये इस तरह से ऑप्शन सेकंड आता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। यदि आपने ये पढ़ रखा है तो ही इसे सॉल्व करें। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 34 तक रहते हैं। तो ध्यान दें, आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 34 तक दो बार मिलते हैं। आप दोनों सॉल्व करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर इसमें टाइम वेस्ट होता है, पैनिकनेस बढ़ जाती है। तो बेटर है जो आपने पढ़ रखा है उसे सॉल्व करें। यदि आपने एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रखा है तो उसे सॉल्व करें, और यदि आपने कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉल्व कर रखा है तो उसे पढ़ें। हम यहाँ पर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से कैश फ्लो के क्वेश्चन को देख रहे हैं। देखिए क्या रहे कैश फ्लो के क्वेश्चन। देखिए 67/3/2025 में जो पेपर है उसका क्या क्वेश्चन आया। पिछले कुछ 2-3 सालों से ऐसा रहा है कि पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं पूछते हुए दो डिफरेंट एक्टिविटी पूछ रहे थे। तो यहाँ पर क्या पूछा गया आपसे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करने को कहा गया, और इसका बी पार्ट पूछा गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखिए इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ कांत लिमिटेड, calculate cash flow from operating activity. Profit earned during the year is 1,95,000 after considering the following items. कुछ आइटम्स को कंसिडरिंग करने के बाद प्रॉफिट कितना है 1,95,000। क्या दे रखा है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, गुडविल रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। एट द एंड ऑफ ईयर ट्रेड रिसीवेबल शोड एन इंक्रीज ऑफ ₹2 लाख एंड ट्रेड पेबल अ डिक्रीज ऑफ ₹10,000। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दें, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए हम स्टार्टिंग कैसे करते हैं, करंट ईयर के प्रॉफिट में से लास्ट ईयर का प्रॉफिट माइनस करते हैं, तो वो हमें दिया हुआ है। फिर हम इसमें क्या करते हैं, एप्रोप्रिएशन आइटम का इंपैक्ट देते हैं। तो एप्रोप्रिएशन आइटम के इंपैक्ट के बाद अगला काम हम क्या करते हैं, जो नेक्स्ट काम हम करते हैं वो करते हैं एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम। और थर्ड जो लास्ट स्टेप होती है उसमें हम करते हैं एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी 3 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप पे एप्रोप्रिएशन आइटम, सेकंड स्टेप पे एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम, और थर्ड स्टेज पे होता है आपका एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो हम शुरुआत करें प्रॉफिट से। तो देखिए हमारा प्रॉफिट क्या है, इसे हम लिखाएंगे प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, दे रखा है 1,95,000। इसमें हम ऐड करेंगे एप्रोप्रिएशन आइटम। वैसे तो इन सब का इम्पैक्ट देना है, पर स्टेप बाय स्टेप देखें तो सबसे पहले किसका इम्पैक्ट दे, एप्रोप्रिएशन आइटम। और वो एप्रोप्रिएशन आइटम क्या है, ट्रांसफर टू रिजर्व। तो हम नेक्स्ट लिखेंगे एड एप्रोप्रिएशन आइटम, इसमें रहेगा ट्रांसफर टू रिजर्व। इसका अमाउंट है 1,05,000, टोटल रहा ये 3 लाख रुपीज। इसे कहते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्या कहलाता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसके बाद हम एडजस्टमेंट करेंगे किसका, एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम। देखिए इसमें से क्या क्या दे रखा है। तो इसमें हमें दे रखा है डेप्रिसिएशन, बकायदा इसमें यूज होता है, गुडविल रिटर्न ऑफ भी इसमें होती है और लॉस भी इसमें यूज होती है। तो ये तीनों आइटम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। आप चाहो तो इन चारों आइटम को एक साथ ऐड कर सकते थे, पर फॉर्मेट वाइज यदि दिखा जाए तो पहले एप्रोप्रिएशन आइटम ऐड होती है, फिर बाद में नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम के रूप में हम इन 3 चीज को ऐड करेंगे। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, गुडविल रिटर्न ऑफ और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी का अमाउंट है 50,000, गुडविल रिटर्न ऑफ नेक्स्ट आइटम है, उसका अमाउंट है 30,000। देन नेक्स्ट है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, इसका अमाउंट है 10,000। इसे ऐड करा तो ये आया 3,90,000। ये कहलाता है प्रॉफिट बिफोर ऑपरेटिंग, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। इसके बाद हम इसमें थर्ड आइटम जो एडजस्ट होती है उसको वो कहलाती है एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। और इसमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के इंक्रीज और डिक्रीज को हम लिखते हैं। ध्यान दें, यहाँ पर बच्चे बहुत गलती करते हैं। असेट के इंक्रीज होने से पैसा आता नहीं है, पैसा जाता है, और असेट के डिक्रीज होने से पैसा आता है। तो ध्यान दें, इनफ्लो और आउटफ्लो को बिल्कुल ध्यान से देखें। तो यहाँ पर क्या आइटम दी हुई थी, यहाँ पर 2 आइटम दी हुई थी। क्या क्या दी हुई थी, ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हुई तो ये करंट एसेट है, करंट एसेट इंक्रीज हुई मीन्स आउटफ्लो, और ट्रेड पेबल डिक्रीज हुए तो ये भी आउटफ्लो। तो दोनों आउटफ्लो है, ट्रेड रिसीवेबल्स का इंक्रीज होना और ट्रेड पेबल का डिक्रीज होना, दोनों ही आउटफ्लो है। हम इसे लिखे इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। इसका अमाउंट 2 लाख रुपए दे रखा है।
डिक्रीज है तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे, और एक और है डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, इसका अमाउंट है 10,000। 390 में से 210 माइनस करा तो हमारा आंसर रहा 1,80,000। हम इसे लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये हमारा ए पोर्शन सॉल्व हुआ। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमने सॉल्व करा। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या था, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ वेदांत वंदना लिमिटेड कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या दिया, मशीनरी का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया। ध्यान दिया मैक्सिमम टाइम यहाँ पर ये 24 आता है, यहाँ पर 23 आता है। इस बार पहले 23 है, बाद में 24 है। सबसे पहले ईयर देखा करें, नहीं तो गलती करेंगे। ये ओपनिंग वैल्यू और ये क्लोजिंग वैल्यू। तो मशीनरी दे रखी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है। जब भी मशीनरी पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है तो असेट को कॉस्ट पे बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्या लिखा, अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 8 लाख ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज 40,000 वाज सोल्ड फॉर 5 लाख रुपीज। तो यहाँ पर देखिए हमें दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक तो मशीनरी अकाउंट और दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। इन दोनों अकाउंट को बनाने के बाद हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे। तो इन दोनों अकाउंट को बनाते हैं। हम भी पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं, मशीनरी अकाउंट और साथ के साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना लेना चाहिए या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो ओपनिंग बैलेंस को हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD और क्लोजिंग बैलेंस लिखेगा इधर बाय बैलेंस CD। देखिए कितना है ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। तो मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है 24 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 28 लाख। ये डेट पे ध्यान दे, इससे पता पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस में हमने लिखा 24 लाख और क्लोजिंग बैलेंस में लिखा 28 लाख। ऐसे ही इसका भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिख ले। तो इसका ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा बाय बैलेंस BD और इस साइड आएगा टू बैलेंस CD। अब देखिए इसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है क्वेश्चन में। तो ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख। ध्यान दे इस नेगेटिव साइन से कोई मतलब नहीं है। 2 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 3 लाख रुपीज। ओपनिंग बैलेंस 2 लाख एंड क्लोजिंग बैलेंस 3 लाख रुपीज। अब इन्फॉर्मेशन दे रखी, क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पर, अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 8 लाख, जिसकी कॉस्ट 8 लाख थी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था 40,000, सोल्ड करा 5 लाख में। तो जो जितने में सोल्ड आउट किया वो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों अकाउंट में लिखाएगा। देखते हैं कैसे लिखेंगे इसको। मशीनरी में लिखा बाय बैंक 5 लाख रुपीज, जो आपने मशीनरी जितने में सोल्ड आउट करी उसे। फिर जो असेट सोल्ड आउट करी उसका डेप्रिसिएशन हम यहाँ से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से ट्रांसफर करेंगे मशीनरी अकाउंट में। तो यहाँ पे लेंगे टू मशीनरी अकाउंट, इसकी वैल्यू है 40,000। यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर होगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब ये मशीनरी 8 लाख की थी, इसकी कॉस्ट थी, इसमें से लेस करेंगे हम डेप्रिसिएशन 40,000, 7,60,000। ध्यान दिए 7,60,000 क्या कहलाएगा, बुक वैल्यू। यदि डायरेक्ट बुक वैल्यू दे रखी है तो यहाँ पर आप डेप्रिसिएशन माइनस न करें, इसमें लेस कर देंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दे रखी थी 5 लाख रुपीज। तो इस तरह से 2,60,000 रुपीज का लॉस हुआ और ये लॉस भी मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L के नाम से। अब इसकी टोटल कर ले 28 लाख और 8 लाख 36 लाख, और इस 36 लाख में से हम यदि 24 लाख माइनस करेंगे तो 12 लाख हमारी मशीन की परचेज प्राइस आई। हमने करंट ईयर में कितने की मशीन परचेज करी वो यहाँ से निकल के आया 12 लाख रुपीज, और यह ढूंढने के लिए हमने इस अकाउंट को बनाया था। इस अकाउंट से नॉर्मली कुछ नहीं निकला, और कई बार इससे भी कुछ कैलकुलेट होता है। 340, 2 लाख और ये 1,40,000 क्या है बाय डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर। यदि इस अकाउंट को नहीं भी बनाते तो भी चल जाता, क्योंकि हमें एसेट की परचेस प्राइस चाहिए थी, वो परचेस प्राइस यहीं से ही मिल गई। तो मशीनरी अकाउंट से परचेज दिखी और क्या दिखा, सेल्स दिखा। बस इन दोनों को ही हम क्या करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिख देंगे। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, परचेस ऑफ मशीनरी जो हमने निकाली थी 12 लाख रुपीज की और सेल 5 लाख की। परचेस ऑफ मशीनरी से आउटफ्लो होगा 12 लाख रुपीज और सेल ऑफ मशीनरी से इनफ्लो होगा 5 लाख रुपीज का। आउटफ्लो को नेगेटिव करके शो करना चाहिए। नेट आंसर 7 लाख रुपीज से नेगेटिव रहा, ये कहलाएगा नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इस तरह से यहाँ पर पूरा कैश फ्लो का क्वेश्चन ना पूछते हुए 2 पार्ट में पूछा, 3 मार्क्स का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और 3 मार्क्स का ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इस तरह से क्वेश्चन आना थोड़ा ईजी पड़ जाता है। ओवरऑल क्वेश्चन आए तो उसमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, और हमने इस क्वेश्चन को अभी ओवरऑल क्वेश्चन के जैसे ही सॉल्व किया। इस अकाउंट की नीड नहीं थी, फिर भी बनाया ताकि बच्चों को समझ में आए। ओवरऑल क्वेश्चन आया तो उसे भी हम सॉल्व कर पाए। ये फर्स्ट सेट में एक क्वेश्चन था, देखते हैं नेक्स्ट सेट में क्या क्वेश्चन रहा। 6763 सेट में देखिए क्या क्वेश्चन रहा। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ बोस लिमिटेड एज एट 31 मार्च 24 कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ध्यान दो, सिर्फ क्या दिख रहा है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही 6 मार्क्स में यहाँ पर पूछ ली गई है। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया था ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 3 काम करने होते हैं। फर्स्ट वन क्या, एप्रोप्रिएशन आइटम का इम्पैक्ट। सेकंड वन क्या होता है आपका, नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम का इम्पैक्ट। और थर्ड वन रहता है हमारा चेंज इन वर्किंग कैपिटल का इम्पैक्ट। तो देखते हैं क्या क्या दे रखा है। शेयर होल्डर्स फंड दिया, उसमें शेयर कैपिटल दी। देन रिजर्व एंड सरप्लस, इस पर नोट दे रखा है। इस नोट को देखें, नोट में क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट नोट में यहाँ पर है रिजर्व एंड सरप्लस में बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर ये पहले 23 बाद में दे रखा है और 24 पहले दे रखा है। तो हमेशा सबसे पहले कैश फ्लो के क्वेश्चन में ईयर चेक करा करें। तो ये हमारी ओपनिंग वैल्यू हो गई और ये हमारी
क्लोजिंग वैल्यू हो गई। पिछले क्वेश्चन में इधर 23 था और इधर 24 था, रिजल्ट सरप्लस में हमारे। देन नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पे नोट नंबर 2 लगा है, इसे भी हम चेक करने के लिए आए तो क्या दिख रहा है हमें यहाँ पर, तो 10% डिबेंचर दिखे 20 लाख और 18 लाख रुपीस के। फिर हमने क्वेश्चन में आगे पढ़ा करंट लाइट में शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है, ट्रेड पेएबल्स है। नॉन करंट एसेट में जाए तो क्या मिल रहा है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है और इंटेंजिबल एसेट है, दोनों पर नोट लगा है। दोनों के नोट को देखें हम, प्लांट एंड मशीनरी 50 लाख और 44 लाख और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रखा है, तो यहाँ पर भी हमें दोनों अकाउंट बनाने पड़ेंगे। पिछले क्वेश्चन में जैसे मैंने कहा था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की नीड नहीं थी और हमने बनाया था, इस क्वेश्चन में तो नीड है। तो अब आपको यदि ये समझ में नहीं आया कब नीड है कब नीड नहीं है, हमेशा बना के देख ले, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और एक और जो है गुडविल, इसका भी अकाउंट है। देन करंट असेट में हेडिंग्स में क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। देन हम आगे बढ़े, इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 4 लाख ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज 3 लाख वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 70,000। ठीक है, 10% डिबेंचर ऑफ 2 लाख वर इशूड ऑन 31/3/24। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें सिर्फ क्या बनाना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने के पहले आपको 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट वन मशीनरी अकाउंट बनाएंगे आप और सेकंड वन बनाएंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखते हैं ये अकाउंट हम क्यों बनाएंगे। हमारा फर्स्ट अकाउंट रहेगा मशीनरी अकाउंट, सेकंड रहेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएगा तो यहाँ हम लिख दे टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस और इस साइड लिख दे बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस इस साइड आएगा तो इस साइड लिख दे बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस और टू बैलेंस सीडी यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस लिख दे। देखिए मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, ध्यान दे ये ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस मशीनरी का है 44 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 50 लाख, तो हम लिख दे 44 लाख मशीनरी में ओपनिंग बैलेंस के रूप में और 50 लाख यहाँ पर लिख दिया क्लोजिंग बैलेंस के रूप में। देन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस 3 लाख और क्लोजिंग बैलेंस 5 लाख, तो ओपनिंग बैलेंस 3 लाख इस साइड और क्लोजिंग बैलेंस 5 लाख इस साइड। अब क्या इन्फॉर्मेशन दी, अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 4 लाख ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन was 3 lakh was sold at a loss of 70,000। पिछले क्वेश्चन में लॉस हमने फाइंड आउट करी थी, इस क्वेश्चन में लॉस दे रखी, ठीक है, हम सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर लेंगे। तो कॉस्ट 4 लाख थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3 लाख था और 70,000 के लॉस में बेची। तो देखो कॉस्ट 4 लाख थी, उसमें से जब आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 3 लाख तो आएगी बुक वैल्यू। कितनी है बुक वैल्यू इस असेट की, 1 लाख बुक वैल्यू है। तो इस 1 लाख बुक वैल्यू को 70,000 रुपीज के लॉस पे बेचा। इट मीन्स व्हाट, 30,000 इज द सेलिंग प्राइस। यहाँ पर लिखेंगे बाय बैंक सेलिंग प्राइस 30,000, फिर बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L जो हमारी लॉस रही वो रही 70,000। देन बाय जो ये है 3 लाख रुपीस, ये 3 लाख रुपीस यहाँ से हम ट्रांसफर करते हैं ऊपर टू मशीनरी अकाउंट और यहाँ पर आ जाएगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। टोटल हो गई, इस साइड हमें टोटल हो गई 54 लाख, इधर 44 लाख मीन्स 10 लाख की हमने परचेस निकाली, जिसकी इस क्वेश्चन में नीड नहीं है पर फिर भी हमने बना लिया टू बैंक अकाउंट, क्योंकि कई बार ये पता नहीं पड़ता है कि अकाउंट में क्या हेडिंग है, तो अकाउंट बना के देख ले। देन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ पर टोटल 8 लाख, 8 लाख में से 3 लाख माइनस करा 5 लाख। 5 लाख क्या है, ये है डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर, ये क्या कहलाएगा बाय डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर। ये इस क्वेश्चन में हेडिंग आइटम थी जिसे हमें नीड थी, जो ढूंढने के लिए हमने ये अकाउंट बनाया है। देखेंगे इसका यूज कहाँ होगा। चले अब हम बनाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसमें हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, करंट ईयर के प्रॉफिट में से लास्ट ईयर का प्रॉफिट माइनस करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L एज पर बैलेंस शीट ऑफ करंट ईयर। अब ध्यान दे, करंट ईयर का ईयर लिखने की आदत डालोगे तो कभी गलती नहीं करोगे। कैसे गलती नहीं करोगे कि ईयर लिखने की आदत डालोगे तो ईयर आप देखने के लिए जाओगे, और जब ईयर देखने के लिए जाओगे तो आप ईयर वाली गलती नहीं करेंगे। तो करंट ईयर कौन सा है, 24, तो 24 लिखेंगे। स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L एज पर बैलेंस शीट ऑफ 2024, इसमें से हम लेस करेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L एज पर बैलेंस शीट ऑफ 2023। देखिए कितना था, 5 लाख में से 12 लाख माइनस करना है, 5 लाख लिया हमने, इसमें से 12 लाख माइनस करेंगे। यहाँ पर आंसर आया 7 लाख से नेगेटिव, इसे हम लिख देंगे डिक्रीज। इसमें हम फिर फर्स्ट जो इम्पैक्ट होता है वो होता है एडजस्टमेंट, किसके लिए, एडजस्टमेंट फॉर एप्रोप्रिएशन आइटम। एडजस्टमेंट फॉर एप्रोप्रिएशन आइटम, एप्रोप्रिएशन आइटम 3 होती है, डिविडेंड्स, ट्रांसफर टू रिजर्व और प्रोविजन फॉर टैक्स, और इसके साथ एक चीज और एक्स्ट्रा आती है वो होती है एडजस्टमेंट फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 4 आइटम चाहिए हमें, डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व और प्रोविजन फॉर टैक्स। देखते हैं इनमें से क्या क्या चीज दे रखी है। डिविडेंड हमेशा इन्फॉर्मेशन में से चाहिए, इन्फॉर्मेशन में कोई डिविडेंड नहीं है। ट्रांसफर टू रिजर्व कहाँ मिलेगा आपको, इस रिजर्व सरप्लस के नोट में मिलेगा, वो भी नहीं है। और प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं दिया, ये मिलेगा करंट लायबिलिटी के रूप में। तो करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, ट्रेड पेएबल है, तो कोई प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं है। तो यहाँ पर एप्रोप्रिएशन आइटम है ही नहीं, तो फर्स्ट स्टेप तो खत्म हो गई, डैश लगा दिया। यही हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इसे ही हम क्या लिख देंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अगली चीज क्या होती है, एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम। एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग
इसमें यहाँ पर नॉर्मली 6 आइटम्स होती है। देखते हैं कौन सी आइटम होती है। सबसे पहले आइटम होती है डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर। डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर, अब ध्यान दें डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर हमने ढूंढा ये 5 लाख, ये ढूंढने के लिए हमने अकाउंट बनाया। ध्यान दें जो असेट सोल्ड आउट कर दी, जो उसका जो डेप्रिसिएशन है 3 लाख रुपीज, ये कैश फ्लो में कहीं पर भी नहीं आता है। तो ये हमने 5 लाख जो निकाला वो कहलाएगा डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर। तो 5 लाख रुपीज हमने यहाँ लिखा डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर। इनर कॉलम में भी लिख सकते हैं, आउटर कॉलम में भी लिख सकते हैं। देन लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्सेड, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्सेड, यहाँ पर लॉस था क्या? तो बिल्कुल लॉस था। क्वेश्चन में बोल रखा था 70,000 रुपीज के लॉस पे बेची, तो ये लॉस लिखा हमने 70,000 का। नेक्स्ट आइटम होती है रिटर्न ऑफ इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट। कैश फ्लो का फॉर्मेट कैसे बनाना है इसका मैं एक सेपरेट वीडियो डाल चुका हूँ, और कैश फ्लो के फॉर्मेट को थोड़ा सा ऑपरेटिंग एक्टिविटी को थोड़ा ध्यान से पढ़ के रख लेना चाहिए कि कौन सी आइटम आती है। तो यहाँ पर कुल 6 आइटम आती है, जिसमें से फर्स्ट आइटम डेप्रिसिएशन हो गई, सेकंड आइटम लॉस या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्सेड, थर्ड आइटम रिटर्न ऑफ इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट। यदि आप फॉर्मेट बोलोगे तो उसको ढूंढने के लिए भी जाओगे, और जब उसको ढूंढने के लिए जा रहे हैं तो देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, गुडविल। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है और उसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो जितने से गुडविल की वैल्यू कम हो रही है वो क्या हो रहा है, रिटर्न ऑफ। तो ऐसी कुछ आइटम होती है जो क्वेश्चन में लिखी नहीं होती है, हमें ढूंढ कर निकालनी पड़ेगी। तो रिटर्न ऑफ गुडविल हमारा नेक्स्ट आइटम हुआ। 2 लाख रुपये से गुडविल रिटर्न ऑफ हुई। जितने रुपए से गुडविल की वैल्यू कम हुई वो हम क्या करेंगे, उसमें एड अप कर देंगे। तो यहाँ के 5 लाख की गुडविल 3 लाख हो गई। अब इस क्वेश्चन में एक और बहुत अच्छा पॉइंट है, और हमेशा ध्यान दें, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के भी काम में आएगा, इन्वेस्टिंग के भी काम आएगा, फाइनेंसिंग के भी काम आएगा। क्या है वो एक आइटम, यदि किसी भी आइटम के साथ परसेंटेज लगा हुआ है, तो आपको उसका कैलकुलेशन करना है इंटरेस्ट का। यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स तो हमें इन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे 10% से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब किस वैल्यू पे पे करें, वैल्यू तो बदल गई। इसके नीचे हिंट देखें, हिंट में क्या चीज है, 10% डिबेंचर ऑफ 2 लाख वर इशूड ऑन 31 मार्च 24। कब इशू करें, 31 मार्च 24 क्लोजिंग डेट पे। यहाँ एक रूल है, यदि क्लोजिंग डेट पे डिबेंचर इशू करे तो आपको ओपनिंग डेट पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करना चाहिए। यदि ओपनिंग डेट पे इशू करे तो क्लोजिंग डेट पे कैलकुलेशन कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर क्लोजिंग डेट पे इशू करें तो हम ओपनिंग वैल्यू 18 लाख का 10% 1,80,000 आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के नाम से, 1,80,000। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन बना हुआ है। इसमें 4 आइटम तो आएगी, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्सेड, रिटर्न ऑफ इंटेंजिबल एसेट और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। 2 और आइटम होती है, वो होती है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का इंक्रीज डिक्रीज होना, और रिटर्न ऑफ हो जाना प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का। वो दोनों आइटम यहाँ पर नहीं है। टोटल करें 5, 6, 7, 8, 9,50,000 हमने प्लस करा, तो हमारा आंसर आप पॉजिटिव आ गया 2,50,000। अब कई बार स्टूडेंट्स क्या गलती होती है, हम ब्रैकेट लगाना मिस कर देते हैं, तो उस कारण से उन दोनों को एडअप कर देते हैं, जबकि ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो माइनस होगा। ये जो कहलाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। इसे क्या कहेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। इसमें हम करेंगे एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब ध्यान दें, यहाँ पर करंट एसेट का इंक्रीज होना, करंट एसेट के इंक्रीज होने से पैसा जाएगा, डिक्रीज होने से पैसा आएगा, इनफ्लो रहेगा। ऐसे करंट लायबिलिटी के इंक्रीज होने से पैसा इंक्रीज रहेगा, डिक्रीज होने से पैसा डिक्रीज रहेगा, आउटफ्लो का। मीन्स व्हाट, करंट लायबिलिटी और कैश में सेम रिलेशनशिप है, और करंट एसेट और कैश में अपोजिट रिलेशनशिप है। तो देखिए हम करंट एसेट और करंट लायबिलिटी कैटेगरी में क्या क्या चीजें क्वेश्चन में गिवन है। देखिए करंट लायबिलिटी कैटेगरी में 2 आइटम दे रही, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। अब ध्यान दें, यहाँ पर कई बार स्टूडेंट गलती करते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग को ऐसे करंट लायबिलिटी ले लेते हैं। तो ध्यान दें, शॉर्ट टर्म बोरोइंग करंट लायबिलिटी नहीं होगी, यह फाइनेंसिंग एक्टिविटी को बिलोंग करने वाली आइटम है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, तो इसे हमें यूज नहीं करना है। ट्रेड पेबल को हम देखना है, ट्रेड पेबल क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो पैसे का इनफ्लो रहेगा, तो यहाँ पर इनफ्लो हुआ, हम लिखेंगे इसको इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 1,50,000 रुपीज से, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 1,50,000 इनफ्लो रहा। देन करंट एसेट को देखने के लिए जाए, करंट एसेट में क्या दिख रहा है, करंट एसेट में करंट इन्वेस्टमेंट दिख रहे हैं। करंट इन्वेस्टमेंट का यूज हमें नहीं करना है, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम होती है। देन ऐसे ही लास्ट आइटम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसका भी यूज नहीं करना है। तो किसका यूज करना है, इन्वेंट्रीज का यूज करना है। इन्वेंट्रीज क्या हो गई, डिक्रीज, एसेट का डिक्रीज होना इनफ्लो रहेगा, और ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज होगा तो ये आउटफ्लो रहेंगे। तो इन्वेंट्रीज इंक्रीज हुई तो सॉरी इन्वेंट्री डिक्रीज हुई तो ये क्या हुआ हमारा इनफ्लो, और ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हुए तो ये आउटफ्लो हुआ। तो देखिए डिक्रीज इन इन्वेंट्री रुपीज 2 लाख रुपीज लिखे हम, 2 लाख रुपीज से कम होना तो हमारे लिए इनफ्लो रहा, और इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, इससे हमारा आउटफ्लो होगा। कितना आउटफ्लो रहा, देखिए इसे हम 2 लाख का 10 लाख बना, मतलब 8 लाख रुपीज से आउटफ्लो रहा। 8 लाख रुपीज हम यहाँ पर माइनस कर दें, नेट आंसर बाहर लिखें 4,50,000 से नेगेटिव आइटम, अल्टीमेटली ये नेगेटिव में है, 2 लाख रुपीज से नेगेटिव। इसके बाद एक आइटम और होती है, वो होता है टैक्स पेड, पर इस क्वेश्चन में टैक्स की कोई बात नहीं है,
इसलिए यहीं पर ही हमारा आंसर खत्म हो गया। यहाँ हम निकाल चुके हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, पर चूंकि नेगेटिव आइटम है इसे हम लिखेंगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये हमारा 2 लाख रुपये से नेगेटिव रहा। तो यहाँ पर सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन रहा जिसमें कई सारी आइटम थी, अकाउंट भी बनाना पड़ा। तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन 6 मार्क्स में दे दिया, एक ही कैटेगरी, एक ही हेड 6 मार्क्स में दे दी गई। पिछले सेट में 2 हेड थी 6 मार्क्स में, इस बार एक ही हेड आ गई। 5th 6753 में क्या रहा, अगेन यहाँ पे ए लिखा हुआ है, मतलब 2 आइटम है। ए में क्या निकालने को बोला, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करने को कहा, और बी में क्या निकालने को कहा, यहाँ पर कहा गया आपको कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करें। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ईयर देखें 23 और 24, यहाँ ये ओपनिंग बैलेंस है और ये क्लोजिंग बैलेंस। कैश फ्लो के क्वेश्चन में सबसे पहले ईयर ही देख लेना चाहिए, हमें सारा डाटा इस तरह से चेक करना रहेगा। नहीं तो कई बार क्या होता है स्टूडेंट पहले तो सही चेक करता है, बाद में गलत चेक करने जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखें कि डाटा हमें ओपनिंग से क्लोजिंग की ओर देख के चेक करना रहेगा। हम लिखे, हम क्या बना रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर देख के आए, करंट ईयर क्या है, हमारा करंट ईयर है 2024 और उसमें से लास्ट ईयर वाला 2023 माइनस करेंगे। तो ईयर लिखे करें 2024, इसकी वैल्यू 17 लिखे, इसमें हम लेस करेंगे बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L लास्ट ईयर वाला 2023, इसकी वैल्यू 8 लाख रुपीज़ है। 17 में से 8 माइनस का तो 9 लाख रुपीज़ हमारा फर्स्ट आंसर रहा। ये कहलाएगा इंक्रीज रहा प्रॉफिट में। अब इसमें हम सबसे फर्स्ट कैटेगरी क्या होती है, ऐड करेंगे हम एप्रोप्रिएशन आइटम। क्या ऐड करेंगे, एप्रोप्रिएशन आइटम्स ऐड करेंगे। एप्रोप्रिएशन आइटम 3 होती है, डिविडेंड्स, ट्रांसफर्स और प्रोविजन फॉर टैक्स। अब डिविडेंड में कौन सा, प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर हम यहाँ पर लाके लिखेंगे, और यदि इंटरिम डिविडेंड वो तो हमेशा आएगा। यदि वर्ड प्रपोज्ड डिविडेंड आए तो कौन सा वाला लाके लिखेंगे, लास्ट ईयर वाला। पर इंटरिम डिविडेंड है तो हम उसे लाके लिख देंगे। तो यहाँ पर हमेशा इन्फॉर्मेशन में ही मिलेगा डिविडेंड। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 1,20,000। ध्यान दे, डिविडेंड हमेशा इन्फॉर्मेशन वाला ही चाहिए हमें। तो इंटरिम डिविडेंड पेड 1,20,000। देन 2 आइटम और होती है पे, ट्रांसफर टू रिजर्व और प्रोविजन फॉर टैक्स। तो क्वेश्चन में कोई रिजर्व नहीं है, हमने पढ़ा पेटेंट, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैश एंड कोई डेटर्स नहीं है, कोई प्रोविजन फॉर टैक्स भी यहाँ पर नहीं है। तो एप्रोप्रिएशन आइटम वाला यूज हो गया। तो हमारा जो फर्स्ट आंसर आया ये कहलाएगा आपका 10,20,000। इसे कहते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। देन इसमें हम क्या लिखेंगे, एडजस्टमेंट फॉर, देन हम इसमें इम्पैक्ट देंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम। और इस कैटेगरी में कुल मिला के हमारे पास 6 तरह के आइटम होगी, डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर, प्रॉफिट लॉस, रिटर्न ऑफ इंटेंजिबल एसेट एंड फिक्टिशियस एसेट, इंटरेस्ट पेड रिसीव्ड। तो देखिए इसमें से क्या क्या आइटम है हमारे पास। तो यहाँ पर इसमें से कोई आइटम नहीं है, सिर्फ करंट एसेट और करंट लायबिलिटी देखिए, नहीं देखिए एक आइटम है ये पेटेंट्स। पेटेंट क्या हो रहा है, 50,000 रुपीज से कम हो रहे हैं। देखो डेप्रिसिएशन नहीं है, असेट की वैल्यू नहीं, तो प्रॉफिट लॉस भी नहीं, पर पेटेंट्स की वैल्यू डिक्रीज होना, ये कहलाएगा रिटर्न ऑफ इंटेंजिबल एसेट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसको रिटर्न ऑफ पेटेंट्स, और इसकी वैल्यू कितनी है 50,000। यहाँ पर हम 50,000 इसके अंदर ऐड कर देंगे, 10,70,000। ये हमारी नेक्स्ट स्टेप हुई। इस स्टेप को कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अगली हेडिंग क्या होती है, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और इसमें हम क्या लिखेंगे, करंट एसेट का इंक्रीज और डिक्रीज होना। तो देखिए करंट एसेट, करंट लायबिलिटी क्या दे रखी है क्वेश्चन में, डेटर्स दे रखे हैं, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, 2 चीज दे रखी है, डेटर्स भी दे रखे हैं और क्रेडिटर्स भी दे रखे हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का यूज हमें यहाँ पर नहीं करना है। डेटर्स 420 से 580 हुए, डेटर्स इंक्रीज हुए। असेट बढ़ेगी तो पैसे का आउटफ्लो होगा। तो यहाँ पर इंक्रीज इन डेटर्स 1,60,000 से आउटफ्लो हुआ, इंक्रीज इन डेटर्स 1,60,000 से आउटफ्लो। देन नेक्स्ट क्या था यहाँ पर, क्रेडिटर्स इंक्रीज हुए, और क्रेडिटर्स का इंक्रीज होना इनफ्लो रहेगा। तो इसका चेंज है 80,000 रुपीज, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स 80,000 रुपीज से। नेट आंसर बाहर आया 80,000 से नेगेटिव, नेट आंसर आया 9,90,000। पॉजिटिव आंसर है। इसमें से हम लास्ट में माइनस करते हैं टैक्स पेड। अगेन क्वेश्चन में टैक्स पेड कुछ भी नहीं लिखा, तो हम यहाँ पे इसे लिख देंगे, हमारा आंसर आ गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बी क्या पूछा, बी में अगेन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूछी गई है। क्या दे रखा है, 23 और 24 ईयर दे रखा है। मशीनरी कॉस्ट पे दे रखी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है। इन्फॉर्मेशन दिया, ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 140 ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 90,000 वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10,000। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 2,90,000। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को यदि न बनाए तो हमारा काम चल जाएगा। क्यों ना बना, इसको बनाना क्यों जरूरी होता है, यदि जो असेट बेची उसका डेप्रिसिएशन नहीं दिया है तो इसे बनाना जरूरी होता है, पर वो तो दे रखा है। हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनानी है, नहीं है, यदि वो बनानी होती है तो उसमें डेप्रिसिएशन चाहिए होता है, वो भी दे रखा है। तो यदि हम यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं बनाएंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो हम क्या बनाए, मशीनरी अकाउंट हमें बना के देखना पड़ेगा। तो मशीनरी अकाउंट हम बनाते हैं। इसमें यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस BD, इसमें आएगा ओपनिंग बैलेंस, और इसे लिखेंगे बाय बैलेंस
CD, इसमें आएगा क्लोजिंग बैलेंस। देखिए ओपनिंग बैलेंस कितना है मशीनरी का, ओपनिंग बैलेंस 50 लाख है और क्लोजिंग बैलेंस 70 लाख है, 50 लाख और 70 लाख। जब असेट बेचेंगे तो क्रेडिट साइड में 3 आइटम आएगी। क्या है 3 आइटम आएगी? असेट की सेलिंग प्राइस, यदि लॉस है तो वो, और तीसरी होगी जो असेट बेची उसका टोटल डेप्रेशन। कौन सा डेप्रेशन आएगा? टोटल डेप्रेशन। कब? जब मशीनरी किस पे बनाए? कॉस्ट पे बनाए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा, ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 140 ऑन विच एक्यूमुलेशन 90,000 वाज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 10,000। गेन पे बेची तो गेन हम इसमें लिखा लॉस इस साइड आएगा तो गेन डेबिट में आएगा टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। ये गेन है, गेन है 10,000। इस साइड आएगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये कौन सा डेप्रिसिएशन आएगा? जो असेट सोल्ड आउट कर दी उसका डेप्रिसिएशन। ध्यान देना है इसमें करंट ईयर का डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, जो असेट सोल्ड आउट कर दी उसका डेप्रिसिएशन आएगा जब असेट हम कॉस्ट पे बनाएंगे। तो वो रहा 90,000। अब असेट की सेलिंग प्राइस हमें ढूंढनी है तो देखिए असेट की सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है? असेट की कॉस्ट दे रखी है। कितनी दे रखी है असेट की कॉस्ट? 1,40,000 असेट की कॉस्ट है। इस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा? 90,000। तो जो रिमेनिंग रही वो बुक वैल्यू रही 50,000। अब इस 50,000 की चीज को हमने 10,000 के गेन में बेचा। इट मीन्स व्हाट, हमने कितने में बेचा इसको एड अप करेंगे तो 60,000 पे हमने सोल्ड आउट किया। तो इस बार सेलिंग प्राइस और परचेज प्राइस दोनों गायब है अकाउंट में से। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय बैंक 60,000। टोटल करें 71 लाख 50,000 और 71 लाख 50,000 में से हम जब 50 लाख 10,000 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 21 लाख 40,000 रुपीज से। यहाँ पर एक चीज हाइडिंग है और वो हाइडिंग क्या होगी? टू बैंक परचेस प्राइस। ये हमने इतने की परचेस करी और उतने की सेल करी। बस ये दो आइटम ही हमारे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगी। फर्स्ट आइटम क्या हमारी? परचेस ऑफ मशीनरी 21 लाख 40,000 रुपीज से नेगेटिव और सेल ऑफ मशीनरी 60,000 रुपीज से पॉजिटिव। दोनों को लेस करेंगे तो 20 लाख 80,000 नेगेटिव में आंसर आया। ये कहलाएगा नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो हमने अभी तक 3 सेट में से इसके क्वेश्चन करें 7, 6 और 5। 3 सेट और बचे हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे।